हेलो एंड नमस्कार। सो वी आर बैक विद अनदर वीडियो। और आज जो हम वीडियो आपके लिए लेकर आए हैं, इट इज अबाउट इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12। एज यू ऑल नो, योर एग्जामिनेशन आर वेरी नियर एंड मैं आपको इस वीडियो के थ्रू आपके प्रिपरेशन में थोड़ा सा हेल्प करना चाहूंगा। इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है विच इज नेम्ड एज पॉवर्टी, राइट। सो अपन कुछ आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे पॉवर्टी चैप्टर के अंदर, जो कि आपके एग्जामिनेशन के अंदर आ सकते हैं, राइट। सो लेट अस सी सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग पॉवर्टी। योर फर्स्ट क्वेश्चन गोज ऑन। फर्स्ट क्वेश्चन इज MPCE stands for, what does MPCE stand for? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इस चैप्टर के अंदर आप देखेंगे ये चैप्टर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस चैप्टर के अंदर काफी वेरिएशंस क्वेश्चंस की बन सकती है। So, first question, what does MPCE stands for? As you all know, A option is monthly per capita expenditure, B option is minimum per capita expenditure, C maximum per capita expenditure, or D none of these. क्या होगा बच्चों यहाँ पर? The correct answer will be monthly per capita expenditure method. A answer will be right. MPCE, मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, ये वही मेथड है जिसके थ्रू एट प्रेजेंट हमारी पॉवर्टी लाइन प्रिवेल कर रही है। हमारी पॉवर्टी लाइन जिस बेसिस पर अभी डिसाइड है, वो कौन सा मेथड है? एमपीसीई मेथड है। एमपीसीई मेथड अब जब बात कर ही ली है, तो फटाफट से बेटा बता दीजिए कि एमपीसीई मेथड में क्या कट ऑफ पॉइंट रख रखा है रूरल एरिया के अंदर, और क्या कट ऑफ पॉइंट है अर्बन एरिया के अंदर। तो रूरल एरिया के अंदर है 816 रुपीज, 816 रुपीज पर पर्सन, राइट। और अर्बन एरिया के अंदर क्या चल रहा है? अर्बन एरिया के अंदर चल रहा है 1000 रुपीज पर पर्सन। अर्बन एरिया में है 1000 रुपीज पर पर्सन, और रूरल एरियाज में है 816 पर पर्सन। मतलब अ पर्सन हु कैनॉट अफोर्ड 816 रुपीज for his consumption as a expenditure, he will be treated below the poverty line. और अगर जो 816 रुपए खर्च कर सकते हैं अपने खाने पीने के लिए, कंजप्शन के लिए, तो he will be considered as above the poverty line, means non poor, right? और same in the case of urban areas, 1000 rupees is considered as a consumption expenditure, right? तो first question बहुत ही आसान था। Let's move on to the second question, and here go your second question. Who introduced the concept of jail cost of living? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था? ऑप्शन आ, ए महात्मा गांधी, बी दादा भाई नौरोजी, सी जवाहरलाल नेहरू, एंड डी नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर अगर आप देखेंगे तो इसका आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, आप जैसे पता है प्री इंडिपेंडेंस की अगर अपन बात करें, प्री इंडिपेंडेंस एरा की अगर बात करें, तो वहां पर सबसे पहले व्यक्ति, सबसे पहले पर्सन हु इंट्रोड्यूस दी पॉवर्टी लाइन वाज दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो थे, वो सबसे पहले जो थे हमारे व्यक्ति थे जिन्होंने पॉवर्टी लाइन को इंट्रोड्यूस किया था। और जिस बेसिस पर किया था उस बेसिस को क्या बोलते हैं? जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग। व्हाट डज इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग, क्योंकि उन्होंने प्रिजनर्स को बेस लिया था। किनके कंजप्शन को बेस लिया था? प्रिजनर्स को लिया था। जो जेल के अंदर जो लोग रहते हैं उनके बेसिस पर उन्होंने पॉवर्टी लाइन डिसाइड करी थी प्री इंडिपेंडेंस एरा के अंदर। तो उन्होंने ही जेल कॉस्ट ऑफ लिविंग का कॉन्सेप्ट किया, राइट। लेट्स क्विकली मूव टू द थर्ड क्वेश्चन। व्हाट इज द थर्ड क्वेश्चन? हियर वी गो। Refers to the poverty of people in comparison to other people, regions और nation। अब ऐसी कौन सी पॉवर्टी है जो कंपैरिजन के बेसिस पर की जाती है भैया? चाहे वो पीपल के बेसिस पे हो, चाहे वो रीजन के बेसिस पे हो, चाहे वो नेशंस के बेसिस पे हो। आप सभी लोगों को पता है। ऑप्शंस अगर एक बार देख लें, तो ए ऑप्शन है एब्सोल्यूट पॉवर्टी, बी है रिलेटिव पॉवर्टी, सी बोथ ए एंड बी, एंड डी ऑप्शन इज नाइदर ए एंड बी। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी, रिलेटिव पॉवर्टी। आप सबको पता है कि रिलेटिव पॉवर्टी जो होता है बेटा, रिलेटिव पॉवर्टी जो होता है, व्हाट डज रिलेटिव पॉवर्टी स्टैंड फॉर? रिलेटिव पॉवर्टी इज अबाउट रिलेटिव, is all about making relations, is all about making comparisons। अगर मैं बोलूं कि राम जो है वो श्याम से गरीब है, तो यहां पर मैंने राम को जो पुअर घोषित किया, यहां पर जो मैंने राम को पुअर कंसिडर किया, वो किस बेसिस पे किया? श्याम के बेसिस पे किया। मतलब जब भी अपन कंपैरिजन करते हैं, कंपैरिजन किसका हो सकता है? कंपैरिजन कैन बी बिटवीन टू पर्सन, कंपैरिजन कैन बी बिटवीन टू नेशंस, एंड कंपैरिजन बिटवीन एनीथिंग। किसी के बीच में भी अपन कंपैरिजन कर कर अगर किसी को पुअर
डिफाइन करते हैं या किसी की पॉवर्टी डिफाइन करते हैं तो इट इज कॉल्ड रिलेटिव पॉवर्टी। और क्वेश्चन के अंदर हमारा ये पूछा गया था कि एक ऐसी कौन सी पॉवर्टी जो कंपैरिजन के बेसिस पर होती है, तो द आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, रिलेटिव पॉवर्टी, राइट। हियर वी गो टू द फोर्थ नंबर क्वेश्चन। व्हाट डज फोर्थ क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर? ट्रांजिट पुअर इंक्लूड, ट्रांजिट पुअर के अंदर क्या क्या आते हैं? तो भैया ट्रांजिट पुअर के अंदर क्या क्या आते हैं? ट्रांजिट पुअर क्या क्या, पहले तो ये देखेंगे ट्रांजिट पुअर होते क्या है। देखो ट्रांजिट पुअर के अंदर दो दो लोग आते हैं, एक होता है चर्निंग पुअर, चर्निंग पुअर, और एक आता है ओकेजनली पुअर। So basically, what does transit poor includes? Transit poor includes basically two types of poor. Basically, first is churning poor and second one is occasionally poor. चर्निंग पुअर क्या होते हैं? ऐसे पुअर जो कभी कभी पॉवर्टी के इन होते हैं, कभी आउट होते हैं, मतलब पुअर विच कम्स इन और आउट ऑफ द पॉवर्टी लाइन, डिपेंड्स, है ना, कभी कभी अंदर आ जाते हैं, कभी बाहर आ जाते हैं। ओकेजनली पुअर कौन से होते हैं? ऐसे पुअर होते हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम तो रहते हैं रिच, रिच कहूं या नॉन पुअर बोलूं एक ही बात है, मोस्ट ऑफ द टाइम तो रहते हैं रिच नॉन पुअर, कुछ समय के लिए कुछ ओकेजन्स पर वो क्या हो जाते हैं, पुअर हो जाते हैं, तो उनको ओकेजनल कहते हैं। और चर्निंग पुअर और ओकेजनली पुअर किसके अंदर होते हैं? दोनों के दोनों जो है वो ट्रांजिट पुअर के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। तो अगर अपन बैक टू द क्वेश्चन अगर बात करें, ट्रांजिट पुअर इंक्लूड्स, तो ट्रांजिट पुअर के अंदर ओकेजनली भी आएगा, चर्निंग भी आएगा। तो आंसर इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, बोथ ए एंड बी। क्लियर? तो बहुत ही आसान आसान से क्वेश्चन, उम्मीद कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहे हैं, और बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर कैटेगराइज्ड एज मोस्ट पुअर? इनमें से कौन से ऐसे हैं जो मोस्ट पुअर की कैटेगरी के अंदर आते हैं? हियर वी गो, ऑप्शंस आर ए क्रॉनिक पुअर, बी ओकेजनली पुअर, सी बोथ ए एंड बी, डी नाइदर ए एंड बी। देखिए क्रॉनिक पुअर, ओकेजनली पुअर, बोथ ए एंड बी, या नाइदर ए एंड बी। तो सबसे ज्यादा पुअर जो लोग वो कंसिडर होते हैं, तो आंसर इज ए, क्रॉनिक पुअर। क्रॉनिक पुअर वो पुअर होते हैं जो बेसिकली आपके सबसे ज्यादा गरीब होते हैं, मोस्ट पुअर जो होते हैं। मोस्ट पुअर जब भी आएगा ध्यान रखना, क्रॉनिक पुअर की बात होगी, क्रॉनिक पुअर इज द राइट आंसर, राइट। हियर वी गो टू द सिक्स्थ नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सिक्स, पॉवर्टी इंप्लाइज, पॉवर्टी का मतलब क्या है? ए ऑप्शन, पीपल फेल टू फुलफिल द मिनिमम कंजप्शन नीड्स। जब पीपल जो हैं, हमारे लोग जो हैं, वो मिनिमम कंजप्शन नीड्स को फुलफिल अगर नहीं कर पाते हैं, तो क्या वो पॉवर्टी है? बिल्कुल है साहब। अगर हम हमारा मिनिमम कंजप्शन जो हमें खाने पीने के लिए या जो जीने के लिए हमें चाहिए होता है, अगर वो भी अपन अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो हम पुअर है, राइट। ऑप्शन ए इज क्लियर। ऑप्शन नंबर बी, पीपल आर पुअर इन कंपैरिजन टू अदर। अभी अपन ने रिलेटिव पॉवर्टी की बात करी थोड़ी देर पहले, तो उसमें अपन ने देखा था कि जब भी अपन कंपैरिजन कर कर किसी को अगर पुअर घोषित करते हैं या पुअर डिफाइन करते हैं, तो वो भी एक प्रकार का पुअर होता है, विच वी इम्प्लाइज एज अ रिलेटिव पॉवर्टी, राइट। एंड ऑप्शन नंबर सी, पीपल आर लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन। ऑब्वियसली बात है, जब भी अपन एब्सोल्यूट पॉवर्टी की बात करेंगे, तो उसके अंदर अपन पॉवर्टी लाइन के बेसिस पर ही बताएंगे कि कोई पुअर है या नहीं है। तो पॉवर्टी एम्प्लाइज, फर्स्ट ऑप्शन भी सही है, सेकंड ऑप्शन भी सही है, और थर्ड ऑप्शन भी सही है। तो यहां पर आपका आंसर होगा डी, ऑल ऑफ दीज। व्हाट विल बी आंसर? आंसर नंबर डी, ऑल ऑफ दीज, राइट। क्वेश्चन नंबर सेवन, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंक्लूड्स, इनमें से कौन सा ऐसा प्रोग्राम है जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के अंदर आता है? ऐसे क्वेश्चंस काफी आएंगे स्टूडेंट्स, बिकॉज दिस पॉवर्टी चैप्टर कंसिस्ट ऑफ मेनी स्कीम्स, राइट। बहुत सारी स्कीम्स इसके अंदर है, बहुत सारी योजनाएं इनके अंदर है। तो दैट becomes a very important and crucial part of this chapter, and this become little bit confusing for the students also. So you should focus on such programs and schemes with dates, with objectives, and with all the criteria which a scheme consists of, right? तो यहाँ पे सेवंथ नंबर क्वेश्चन भी इसीलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाता है। व्हाट डज सेवंथ क्वेश्चन स्टैंड्स फॉर? क्वेश्चन सेज सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम इंक्लूड, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर कौन कौन सा आता है? ए प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, बी संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना, सी मनरेगा, एंड डी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। देखिए सबसे पहले अगर अपन बात करें, तो भैया ये जो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है, अगर आप इसको गौर से देखें, तो ये वेज एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है। मनरेगा भी वेज एम्प्लॉयमेंट का कॉन्सेप्ट है, संपूर्ण ग्रामीण रोजगार भी वेज एम्प्लॉयमेंट का क्वेश्चन। बचा आपका प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, यही एक योजना थी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के बेसिस पर आई थी। तो अगर अपन इसका आंसर देखेंगे, तो व्हाट विल दी आंसर? आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। क्लियर?
चलिए 8th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज 8th क्वेश्चन कंसिस्ट ऑफ? 8th नंबर क्वेश्चन कहता है इन विच ईयर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च। कौन से साल के अंदर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम लॉन्च हुआ था? ऑप्शंस आर ए 2008, बी 1999, सी 2004 एंड डी इज 2010। तो फटाफट से बताइए नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था? तो आंसर इज 2004। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर बच्चों। 2004 के अंदर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम आया था। अगर इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो ऑब्जेक्टिव था इसका इंटेंसिफाइंग द जनरेशन ऑफ सप्लीमेंट्री वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए, वेज एम्प्लॉयमेंट को इंटेंसिफाई करने के लिए ये नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव था, राइट। और उसके बाद अगर अपन एक और बात करें नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की, तो 100% बेटा ध्यान रखना है 100% ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर था। इसके अंदर जो भी एक्सपेंसेस, इसके अंदर जो भी एक्सपेंडिचर्स हो रहे थे वो टोटली सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ही इसमें आपके खर्चा उठाया जा रहा था। तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात अपने को ध्यान रखनी है, जो क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि 2005 के अंदर, इन द ईयर 2005 इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड और इट वाज इनकॉर्पोरेटेड इन मनरेगा। ये ध्यान रखिएगा 2005 के अंदर इसको किसके अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया? मनरेगा के अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया गया, राइट। तो नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ? ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, 2004। लेट अस मूव टू द 9th नंबर क्वेश्चन। 9th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? व्हेन वाज नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम इनिशिएटेड? सी गाइस, जैसे कि मैंने पहले भी बोला था, दिस पॉवर्टी चैप्टर कंसिस्ट ऑफ मेनी स्कीम्स, मेनी प्रोग्राम्स। तो प्लीज आप लोगों को मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप बहुत अच्छे से प्रोग्राम्स, योजनाओं वगैरह की डेट्स, उनके ऑब्जेक्टिव्स, उनका रिकंस्ट्रक्शन, उनके इनकॉर्पोरेशंस सब अच्छे से आप याद कर जाएं। क्योंकि अगर अपन बोर्ड्स पेपर की बात करें, टर्म 1 की बात करें, तो उसके अंदर बहुत सारे चांसेस हैं कि इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ स्कीम्स और प्रोग्राम्स के ऊपर क्वेश्चन जरूर मिल सकते हैं। सो प्लीज फोकस ऑन द प्रोग्राम्स and yojanas which are given in the poverty chapter, right? Let us come back to the our 9th number question. What does 9th number question says? When was national social assistance program initiated? ये एक assistance program आया था। ये प्रोग्राम कब आया था सबसे पहले? ऑप्शन नंबर देखते हैं। ऑप्शन ए 15 अगस्त 1996, बी 15 अगस्त 1998, सी 15 अगस्त 1997 एंड डी 15 अगस्त 1995। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, 15 अगस्त 1995। 15 अगस्त 1995, 15 अगस्त 1995 में दोस्तों नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम जो था वो लॉन्च किया गया था। अगर अपन किस इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसके ऑब्जेक्टिव्स के अंदर सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना है कि ये एल्डरली पीपल हु डू नॉट हैव एनीवन टू टेक केयर। ऐसे बड़े बुजुर्ग लोग, ऐसे ओल्ड एज लोग, ऐसे एल्डरली पीपल जिनका कोई भी देख रेख करने वाले नहीं है, जिनके बच्चे नहीं हैं या जिनका कोई भी नहीं है, वो अपनी लास्ट एजेस में जी रहे हैं, अपने एल्डरली एजेस में जी रहे हैं, तो उनको हेल्प करने के लिए, उनको फाइनेंशियली केयर करने के लिए ये स्कीम लॉन्च की गई थी। उनको एक पेंशन के रूप में कुछ पैसा दिया जाता था, पेंशन के रूप में कुछ पैसा दिया जाता था, ताकि वो अपनी जो ओल्ड एज लाइफ है वो एक अच्छे से जी सके। और ध्यान रखना एल्डरली पीपल के साथ साथ में यहाँ पर और भी लोग इन्वॉल्व थे, जैसे कि आपका पुअर वुमेन्स भी इसके अंदर इंक्लूड थी, विडोज, ये भी इनके अंदर इंक्लूड्स थी। तो एल्डरली पीपल के साथ साथ में पुअर वुमेन्स और विडोज भी इसके अंदर बेनिफिट ले सकती थी, राइट। चलिए 10th नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट डज 10th क्वेश्चन सेज? The program initiated by the government to improve food and nutrition level of poor was। ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जो गवर्नमेंट का, जो फूड एंड न्यूट्रिशन लेवल को इंप्रूव करने के लिए लाया गया था? ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस फटाफट से देखते हैं। ए पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, सी मिड डे मील स्कीम एंड डी ऑल ऑफ दीज। तो फटाफट से इसका आंसर देखिए क्या होगा। आंसर होगा इसका डी, ऑल ऑफ दीज। ध्यान रखिएगा कि गवर्नमेंट जो थी फूड एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पुअर को इंप्रूव करने के लिए
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी लेकर आया था, फ्री राशन शॉप्स वगैरह में फूड ग्रेन्स वगैरह सप्लाई करना। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम्स भी लेकर आए थे। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम आपको पता है कब लॉन्च हुआ था, ये ध्यान रखना। ये लॉन्च कब हुआ था, ध्यान रखना, 2 अक्टूबर 1975। 2 अक्टूबर 1975 के अंदर ये आया था। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोग्राम, सबसे ज्यादा बड़ा प्रोग्राम था दुनिया का, जिसके अंदर चाइल्ड केयर डेवलपमेंट के लिए और उनकी प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए, फीडिंग वुमेन्स के डेवलपमेंट के लिए ये स्कीम आई थी। फिर मिड डे मील स्कीम आई थी। मिड डे मील स्कीम भी बहुत एक अच्छा कॉन्सेप्ट था, जो एनरोलमेंट इंक्रीज करने के लिए लाए थे, ताकि स्कूलों के अंदर लोगों का पार्टिसिपेशन बढ़े। स्कूलों के अंदर जो बच्चे लोग हैं उनको फ्री में जो है मील प्रोवाइड कराई जाती थी। तो ये सभी चीजें जो थी, तीनों स्कीम्स जो थी, ये फूड एंड न्यूट्रिशन लेवल ऑफ पुअर के इंप्रूव करने के लिए लाई थी। तो आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कहता है, देखिए। द अर्लियर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम हैज नाउ बीन कन्वर्टेड इनटू। जो पहले का जो हमारा नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम था, जो थोड़ी देर पहले अपन ने पिछले क्वेश्चंस में देखा था, अब उसको किस में कन्वर्ट कर दिया गया है। फटाफट से ऑप्शन देखते हैं। ए, इंटेंसिव एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। बी, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम। सी, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। एंड डी, मिनिमम नीड्स प्रोग्राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। आप ध्यान रखिएगा, 2005 के अंदर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो था, वो इनकॉर्पोरेटेड हो गया था महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम के अंदर। ये ध्यान रखिएगा, 2005 के अंदर नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो है वो कन्वर्ट कर दिया गया था। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, मनरेगा के अंदर, राइट। हियर वी गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। SJSRY स्टैंड्स फॉर, ये भी स्कीम का क्वेश्चन है, देखिए। इसमें भी स्कीम्स के बारे में पूछा गया है। SJSRY स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन आ, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। बी, शहरी जीवन सुधार राष्ट्रीय योजना। सी, संपूर्ण जीवन शहरी रोजगार योजना। एंड डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना। अगर इसके बारे में फटाफट से अपन क्विक रिवीजन लें कि SJSRY में क्या था, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना था कि ये दोनों चीजों पे था। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी थी और ये वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम भी थी। तो पहला पॉइंट तो आप ये ध्यान रखिएगा कि SJSRY जो स्कीम थी, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट और वेज एम्प्लॉयमेंट दोनों की थी। दूसरी अगर अपन बात यहाँ पर ध्यान रखेंगे, तो ये दोनों एरियाज के लिए आई थी, रूरल और अर्बन एरियाज के लिए। दोनों एरियाज इसके अंदर कवर होते थे। सॉरी बेटा, रूरल एरियाज नहीं, सिर्फ यहाँ पर अर्बन एरियाज आते थे। आप अगर नाम पे भी देखेंगे तो नाम देखो, शहरी लिख रखा है ना। तो शहर मतलब क्या होता है, शहर का। अर्बन एरियाज, तो ये अर्बन एरियाज के लिए ही आई थी। और तीसरी बात जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, कि यहाँ पर जो रेशो था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का, इसके एक्सपेंसेस का जो रेशो था, वो था 75:25। 75:25 के अंदर इसका एक्सपेंडिचर जो था वो शेयर किया जाता था सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट 75% इसका एक्सपेंडिचर करती थी, और रेस्ट 25% जो एक्सपेंडिचर था वो स्टेट गवर्नमेंट उठाती थी, राइट। सो 13th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट्स डाटा ऑन पॉवर्टी इन इंडिया। इंडिया के अंदर पॉवर्टी का डाटा कौन सी ऑर्गेनाइजेशन कलेक्ट करती है। दिस बिकम्स अ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर एग्जामिनेशन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पॉवर्टी का डाटा कौन कलेक्ट करता है। ऑप्शंस आर ए, NSSO, बी, SJSRY, सी, मनरेगा, डी, नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर होगा NSSO। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। NSSO जो होता है, ध्यान रखिएगा बेटा, NSSO जो है हमारी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो इंडिया के अंदर पॉवर्टी के डाटा को कलेक्ट करके रखती है, राइट। लेट्स मूव टू द 14th नंबर क्वेश्चन। पॉवर्टी कैन एग्जिस्ट इवन व्हेन, पॉवर्टी कब एग्जिस्ट हो सकती है। ए, नॉमिनल जीडीपी इज राइजिंग, जब नॉमिनल जीडीपी राइज हो इंडिया का। बी, जीडीपी पर कैपिटा इनकम इज राइजिंग। सी, रियल जीडीपी इज राइजिंग। या डी, ऑल ऑफ दीज। तो ये तो सब कंफ्यूजिंग बातें हैं। आप तो सिर्फ ये ध्यान रखिए कि अगर जीडीपी राइज होती है, तो क्या किसी देश की पॉवर्टी भी राइज हो सकती है, या पॉवर्टी एग्जिस्ट कर सकती है। बिल्कुल कर सकती है। तो अगर इसका आंसर अपन देखेंगे, तो डी विल बी द करेक्ट आंसर। पॉवर्टी कैन एग्जिस्ट इवन व्हेन
द जीडीपी इज राइजिंग ऑफ दैट कंट्री। अगर जीडीपी बढ़ भी रही है तो भी पॉवर्टी हो सकती है। डी। चलिए 15th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डज 15 क्वेश्चन सेज? पुअर आर दी वंस हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ दी पॉवर्टी। ऐसे कौन से पुअर हैं जो कभी कभी पॉवर्टी लाइन के अंदर आ जाते हैं, कभी पॉवर्टी लाइन के आउट हो जाते हैं? तो इसका बहुत ही आसान आंसर है। ऑप्शंस देखते हैं। ए क्रॉनिक पुअर, बी चर्निंग पुअर, सी ओकेजनली पुअर एंड डी नन ऑफ दीज। तो यू एज यू ऑल नो, चर्निंग पुअर ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। चर्निंग पुअर कौन होते हैं? एक ऐसे पुअर होते हैं जो पॉवर्टी लाइन के कभी इन कभी आउट, कभी इन कभी आउट। तो बेसिकली इसका आंसर होगा, क्वेश्चन नंबर 15 का जो आंसर होगा वो होगा बी चर्निंग पुअर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16? असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। देखो भैया, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं। काफी बच्चों को इस असर्शन रीजन क्वेश्चंस में आपके लिए फर्स्ट टाइम है कि इस तरीके के आप क्वेश्चन करेंगे तो ज्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए बन जाते हैं। तो ध्यान से इन टाइप के क्वेश्चंस को आपको करना है। लेट अस सी, अपन ट्राई करेंगे इसको इजी बनाने के लिए। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 16 says assertion, although there is a steady decline in poverty over the last 2 decades, but the total number of poor people has remained constant। देखिए, जब भी आप assertion और reason के क्वेश्चंस सॉल्व करें तो आप पहले अलग अलग डिवाइड करें पार्ट। फर्स्ट यू सी द assertion एंड ट्राई टू सॉल्व द assertion पार्ट। पहले आप ये देखें कि assertion जो है वो अपने आप में सही है या नहीं। उसके बाद आप देखें रीजन, और उसके बाद रीजन को देखें कि रीजन सही है या नहीं। उसके बाद आप जज करें कि जो रीजन दिया गया है उस assertion का, क्या वो रीजन परफेक्ट है या रीजन और ही कुछ है। तो आपको 3 पोर्शंस में इन क्वेश्चंस को डिवाइड करना है। फर्स्ट यू सी द assertion पार्ट, उसके बाद आप देखें रीजन का पार्ट, और उसके बाद आप जज करें कि रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन और नॉट। तो पहले अपन असर्शन की बात करते हैं। तो असर्शन के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले, ऑल्दो देयर इज अ स्टडी डिक्लाइन इन द पॉवर्टी ओवर द लास्ट 2 decades, बट द टोटल नंबर ऑफ द पुअर पीपल हैज रिमेन्ड कांस्टेंट। ये बोल रहा है कि हालांकि पिछले कुछ सालों के अंदर हमारी पॉवर्टी जो है वो डिक्लाइन हुई है, बिल्कुल डिक्लाइन हुई है। ऐसी ऐसी बात नहीं है। हालांकि भारत के अंदर अभी भी पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, बट अगर अपन पहले के मुकाबले देखें, आज से 20 30 40 साल पहले के मुकाबले देखें, तो बिल्कुल हमारी पॉवर्टी रिड्यूस हुई है। बट द टोटल नंबर ऑफ द पुअर पीपल हैज रिमेन्ड कांस्टेंट। बट आज भी हमारे यहाँ पर उतने ही लोग गरीब हैं जितने कि पहले थे। पॉवर्टी कम हो रही है बट लोग कम नहीं हो रहे। द नंबर ऑफ द पर्सन आर नॉट डिक्रीजिंग। ये करेक्ट है या नहीं? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ इतना जबरदस्त हो रहा है कि लोग उतने के उतने ही हैं, बट पॉवर्टी जरूर गिर रही है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज, अकॉर्डिंग टू द रेशियो। बट द नंबर ऑफ पुअर की जब भी अपन बात करेंगे तो हमारा पॉपुलेशन ग्रोथ एक तरफ इतना ज्यादा है कि हमारी पॉवर्टी के नंबर ऑफ पुअर पर्सन उतने के उतने ही है। तो अजर्शन इज करेक्ट, नो डाउट ऑफ दैट। रीजन देख लेते हैं, इसका रीजन क्या बोला गया है, क्यों ऐसा है। बिकॉज देयर हैज बीन अ कंसिडरेबल ग्रोथ इन पॉपुलेशन। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है कि नंबर ऑफ पुअर पर्सन हमारे जो है कांस्टेंट बन रखे हैं? क्योंकि हमारे दूसरी तरफ पॉपुलेशन जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ की जो रेट है वो बहुत जबरदस्त है। तो बिल्कुल, तो आंसर आप अगर देखें तो 4 ऑप्शंस आपको मिल रखे हैं। पहला है बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion। B, both assertion and reason are true and reason is not correct explanation of assertion। C, assertion is true and reason is false। and D, assertion is false and reason is true। तो देखिए, सी और डी का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आता यहाँ पर, क्योंकि दोनों ही सही हैं, तो कोई एक ट्रू और एक फॉल्स की तो बात ही नहीं आएगी। बात आपको चूज करनी है ए और बी के अंदर। तो आपको ये ध्यान रखना है कि assertion का ये परफेक्ट रीजन दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा। बिल्कुल रीजन दिखाई दे रहा है, क्योंकि नंबर ऑफ कांस्टेंट पीपल जो रह रहे हैं वो किसके कारण रह रहे हैं? क्योंकि हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। assertion reason are true and reason is the correct explanation of the assertion। राइट, यू गॉट इट। इस तरीके से आपको assertion एंड रीजन के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। लेट अस मूव टू द 17th नंबर क्वेश्चन। देखिए 17th नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये भी assertion रीजन है। फटाफट से इसको देखेंगे। assertion क्या बोलता है? while determining the poverty line, higher calorie intake is fixed for the rural areas। देखिए, रूरल एरियाज में जब भी अपन पॉवर्टी लाइन डिसाइड करेंगे तो हायर कैलोरी इनटेक फिक्स्ड होता है रूरल एरिया के अंदर। रूरल एरियाज के अंदर कैलोरीज ज्यादा होती हैं, बिल्कुल ज्यादा होती हैं साहब। तो फटाफट से अपन बता देते हैं, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के अंदर कैलोरी बेस की अगर अपन बात करें, कैलोरी बेस पॉवर्टी लाइन का बात अगर करें, तो रूरल एरिया के अंदर कितना है भैया? रूरल एरियाज के अंदर हमारी 2400 कैलोरीज है।
और अर्बन एरियाज के अंदर कितनी है भैया 2100 कैलोरीज। अगर आपको पता हो तो 2400 कैलोरीज किसके अंदर है रूरल एरियाज के अंदर, और अर्बन के अंदर कितनी है 2100। तो अगर आप देखेंगे तो रूरल एरिया के अंदर कैलोरीज क्या है, ज्यादा है इन कंपैरिजन टू दी अर्बन, बिकॉज रूरल एरियाज में जो लोग होते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, है ना, वो मजदूरी का काम ज्यादा करते हैं। और अर्बन एरियाज की अगर अपन बात करें तो उतना ज्यादा फिजिकल वर्क नहीं होता जितना ज्यादा वो रूरल एरियाज में लोग करते हैं। अर्बन एरिया के अंदर तो आप सपोज करो कंप्यूटर के आगे बैठा के डाटा एंट्री का काम कर रहे हैं, तो मेंटली ज्यादा स्ट्रेस्ड होता है एज कंपैरिजन टू दी फिजिकल, राइट। और वहीं रूरल एरिया के अंदर बात करेंगे तो वहां पर लोग जो हैं वो मजदूरी का काम कर रहे हैं, ठीक है, साइट्स पे जाके बहुत सारे फिजिकल वर्कआउट कर रहे हैं। तो रूरल एरिया के अंदर कैलोरीज ज्यादा डिसाइड की गई है, क्योंकि वो फिजिकल वर्क ज्यादा करते हैं, इसलिए उनके लिए कैलोरीज ज्यादा डिफाइन होती है। तो पहला जो असर्शन बोला गया है, while determining the poverty line higher calorie intake is fixed for the rural areas, ये बिल्कुल सही बात है, रूरल एरियाज के अंदर हाई कैलोरी इंटेक होती है। तो असर्शन तो ट्रू हो गया, पहला स्टेज तो अपन ने पास कर लिया। रीजन इसका देखते हैं। पीपल इन द रूरल एरियाज हैव टू डू अ ग्रेटर फिजिकल वर्क एज कंपेयर टू द अर्बन एरियाज। बिल्कुल, अर्बन पीपल के मुकाबले रूरल एरियाज में जो लोग रहते हैं उनको फिजिकल वर्क ज्यादा करना पड़ता है, अभी अपन ने डिस्कस किया, इसीलिए ही तो उनका जो कैलोरीज है वो ज्यादा डिसाइड होता है। तो क्या रीजन सही है, रीजन बिल्कुल सही है। बात आती है, अब देखेंगे रीजन इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। बिल्कुल करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, जो ऊपर वाली बात बोल रखी है उसका परफेक्ट रीजन आपको इसके अंदर दिया गया है। तो इसके अंदर फटाफट से ऑप्शन अगर देखेंगे तो ए विल बी द करेक्ट आंसर। assertion and reason are true and reason is the correct explanation of that assertion, right। तो इस तरीके से बेटा आपको assertion और reason जो है वो आपको सॉल्व आउट करना है। तो फटाफट से अपन आते हैं 18th नंबर क्वेश्चन पे। 18th नंबर क्वेश्चन भी assertion रीजन है, देखिए फटाफट से क्या कहता है। 18th नंबर का assertion बोलता है नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज लॉन्च इन 2004 विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन द रूरल एरियाज। तो भैया फटाफट से देखो, नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम कब आया था, 2004 में आया था, बिल्कुल आया था सर, यहां तक तो बात सही चल रहा है। ऑब्जेक्टिव क्या था भैया, ऑब्जेक्टिव अभी अपन पिछली कुछ क्वेश्चंस में करके आए थे, क्रिएटिंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन रूरल एरिया। वाज नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम वाज अ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम? बिल्कुल गलत बात है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम नहीं था, ये तो आपका वेज एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम था। नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम की जब अपन ऑब्जेक्टिव देखा था तो ऑब्जेक्टिव ही क्या था भैया, ऑब्जेक्टिव था इंटेंसिफाइंग दी वेज एम्प्लॉयमेंट जनरेशन इन रूरल एरियाज। तो रूरल एरियाज के अंदर वेज एम्प्लॉयमेंट को बढ़ाने के लिए आया था। तो यहाँ पर अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है कि हमारा असर्शन क्या है, फॉल्स, राइट। रीजन देख लेते हैं इसका। रीजन, हालांकि असर्शन ऑटोमेटिकली फॉल्स हो गया, फिर भी अपन रीजन देखते हैं। दिस प्रोग्राम वाज इनकॉर्पोरेटेड इन द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट मनरेगा व्हिच इज कॉमनली कॉल्ड इन 2005। क्या नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम जो था वो 2005 के अंदर मनरेगा के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो गया था क्या? बिल्कुल हो गया था, ये अपन अभी पढ़कर आए थे पिछले कुछ क्वेश्चंस के अंदर, मैंने आपको डिस्कस किया था कि नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2005 के अंदर मनरेगा के अंदर इनकॉर्पोरेटेड हो गया। तो अगर इसका आंसर अगर अपन देखेंगे तो assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, assertion इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। फटाफट से अब 19th नंबर क्वेश्चन के अंदर अपन आते हैं। 19th नंबर क्वेश्चन देखिए, assertion growth oriented approach to remove poverty proved to be quite effective। क्या ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच जो था, तीन अप्रोचेस थी उसके अंदर, पहली अप्रोच ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच थी, क्या वो इफेक्टिव थी पॉवर्टी को रिमूव करने के लिए? अगर इफेक्टिव होती तो क्या भारत के अंदर आज इतनी पॉवर्टी होती क्या? बिल्कुल नहीं होती। तो इफेक्टिव तो नहीं थी, तो ये असर्शन आपका जो है यहाँ पर सीधा सीधा फॉल्स है। रीजन देख लेते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ रिजल्टेड इन वेरी लो ग्रोथ इन पर कैपिटा इनकम। क्या हमारी पॉपुलेशन जिस प्रकार से ग्रो हो रही है, क्या पॉपुलेशन ग्रोथ एक बहुत बड़ा कारण है हमारी पर कैपिटा इनकम की लो ग्रोथ के लिए? बिल्कुल एकदम सही आंसर है। हमारी पर कैपिटा इनकम जो इतनी लो ग्रोथ हो रही है उसमें इतनी वेरी लो ग्रोथ से वो ऊपर बढ़ रहा है, वो इसीलिए बढ़ रहा है क्योंकि हमारी एक तरफ से पॉपुलेशन बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ रही है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ रीजन है हमारे पर कैपिटा इनकम का लो ग्रोथ होने में। तो रीजन तो भैया एकदम सही सही है, रीजन इज ट्रू। बट अगर अपन असर्शन की बात करेंगे तो असर्शन अपने को साफ साफ दिखाई दे रहा है, असर्शन जो है वो हमारा फॉल्स है। तो अगर अपन इसके आंसर की बात करें तो आंसर क्या होगा, assertion is false and reason is true। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट।
तो इस तरीके से हमने ये 19th नंबर क्वेश्चन सॉल्व किया। अब देखते हैं हम 20th नंबर क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहता है देखते हैं। Assertion, the poverty elevation program have been found unsatisfactory। क्या हमारे जो poverty elevation programs जो थे इतने सारे सरकार ने निकाले, क्या वो अनसेटिस्फैक्ट्री थे? बिल्कुल अनसेटिस्फैक्ट्री थे। सेटिस्फैक्ट्री होते तो हमारे देश के अंदर पॉवर्टी कम हो जाती, कहीं ना कहीं उनमें कमी रह गई। तो ये असर्शन तो भैया ट्रू है, क्योंकि इस बात से तो हम एकदम एग्री करते हैं कि हमारे जो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स निकले थे वो थोड़े से अनसेटिस्फैक्टरी रिजल्ट शो कर रहे थे। रीजन देखते हैं क्या बोलता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज हैव बीन एलोकेटेड फॉर द पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम। क्या हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के लिए सरकार ने बहुत सारा अमाउंट, बहुत सारा रिसोर्सेज खर्च किया था? बिल्कुल नहीं। अगर खर्च किया होता तो पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के रिजल्ट अनसेटिस्फैक्टरी निकलते क्या? बिल्कुल नहीं निकलते। तो भैया रिसोर्सेज उतने ज्यादा खर्च नहीं हुए, रिसोर्सेज उतने ज्यादा डाइवर्ट नहीं हुए गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट के द्वारा जितना होने चाहिए थे। तो रीजन जो बोल रहा है, रीजन जो है वो साफ साफ फॉल्स है। Huge amount of resources have not been allocated to the poverty alleviation program. As a result, the result oriented from the poverty alleviation program was unsatisfactory. राइट तो यहाँ पर अगर अपन ऑप्शंस चूज करेंगे तो ऑप्शंस अगर अपन देखेंगे तो असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राइट अब अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 21 हमारा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 21 स्टेटमेंट वाइज है। इस तरीके भी क्वेश्चन आपको पेपर के अंदर मिलेंगे। स्टेटमेंट दे रखे होंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, और आपको पूछा जाएगा कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट है कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं कि दोनों में से कौन सा फॉल्स है। राइट तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रखा है। स्टेटमेंट 1, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अडॉप्टेड ट्रिकल डाउन अप्रोच टू एलिवेट पॉवर्टी टू बेनिफिट द लास्ट मैन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड। क्या जो ट्रिकल डाउन अप्रोच था ये एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये एक अच्छा क्वेश्चन है जो कि काफी पॉवर्टी के अंदर, काफी सैंपल पेपर्स के अंदर भी आ रखा है। ट्रिकल डाउन अप्रोच जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अडॉप्ट करी थी ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर, क्या उसका ऑब्जेक्टिव था कि पिरामिड का जो हमारा बॉटम में भी अगर कोई लास्ट मैन है उसको भी बेनिफिट देना? बिल्कुल ये बात एकदम सही है। ट्रिकल डाउन अप्रोच जो थी वो लास्ट मैन एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड को बेनिफिट करने के लिए भी आई थी। स्टेटमेंट सेकंड देख लेते हैं। Empirical data over the years have shown that trickle down theory did not yield desired result in India। क्या जो हमारा ट्रिकल डाउन थ्योरी था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच से रिलेटेड, क्या उसने डिजायर्ड रिजल्ट शो किए थे? बिल्कुल नहीं किए थे। उतना ज्यादा इफेक्टिव ट्रिकल डाउन थ्योरी नहीं थी। तो ये जो स्टेटमेंट यहाँ पर लिखा है कि डिड नॉट यील्ड डिजायर्ड रिजल्ट इन इंडिया, ये बिल्कुल सही है। पिछले कुछ सालों में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रिकल डाउन थ्योरी या ट्रिकल डाउन अप्रोच जब आप एक्सपेरिमेंट किया था वो इतना ज्यादा रिजल्ट दे नहीं सका इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर भैया स्टेटमेंट 1 भी सही है और स्टेटमेंट 2 भी सही है। तो अपन जब जब भी अपन इसका आंसर देखेंगे ऑप्शन ए बी सी डी, तो इसमें आंसर क्या होगा? बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, स्टेटमेंट 1 एज वेल एज स्टेटमेंट 2। तो अपन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है फटाफट से देखते हैं। ए, poverty line in India is defined in the terms of the monetary value of the minimum nutrition calorific requirements of an individual in a day। ये बोल रहा है, असर्शन बोल रहा है कि क्या पॉवर्टी लाइन जो है हमारे इंडिया के अंदर जो डिफाइन होती है, क्या वो मॉनेटरी वैल्यूज में डिफाइन होती है? जितना हम कैलोरीज हम जितना हम कंज्यूम कर रहे हैं उसके बेसिस पर होती है? बिल्कुल होती है। एमपीसी मेथड क्या है? मंथली पर कैपिटा एक्सपेंडिचर मेथड क्या है? यही है कि अगर एक आदमी एक महीने के अंदर अपने कंजप्शन के लिए कितना एक्सपेंडिचर कर रहा है उस बेसिस पर ही तो अपन बता रहे हैं कि वो पॉवर्टी लाइन के अंदर है कि पॉवर्टी लाइन के बाहर है। तो असर्शन तो एकदम सही है भैया। पॉवर्टी लाइन जो है इंडिया के अंदर इसी तरीके से डिसाइड होती है। एमपीसी इसका एग्जांपल है। रीजन क्या बोल रहा है? द डेफिनेशन ऑफ द पॉवर्टी लाइन इन द मॉनेटरी टर्म्स हैज नॉट चेंज ओवर द इयर्स। क्या हमारी जो पॉवर्टी की डेफिनेशन है जो कि मॉनेटरी टर्म्स के अंदर अपन ने एमपीसी मेथड के अंदर जो पढ़ी मॉनेटरी टर्म्स 816 रुपीज एंड 1000 रुपीज, क्या इतने सालों से ये चेंज नहीं हुई है? ये तो भैया एकदम गलत गलत है। तो रीजन तो आपका फॉल्स है, असर्शन आपका ट्रू है। असर्शन में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। रीजन फॉल्स क्यों है? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी मॉनेटरी टर्म्स में चेंज हुई है। आप आज का 1000 रुपए की अगर बात करेंगे और 10 साल पहले या 20 साल पहले 1000 रुपए की बात करेंगे तो बहुत ज्यादा फर्क था। पहले 1000 रुपए बहुत ज्यादा हुआ करते थे, आज की 1000 रुपए में इतनी बड़ी वैल्यू अमाउंट है नहीं। तो मॉनेटरी टर्म्स के अंदर
जरूर आपकी पॉवर्टी लाइन की जो मॉनेटरी टर्म्स है वो काफी सालों से अकॉर्डिंग टू दी इन्फ्लेशन, अकॉर्डिंग टू दी अदर कंडीशंस वो चेंज होती रहती है, राइट। तो इसका आंसर जब भी अपन टिक करेंगे ए बी सी डी, आंसर क्या होगा इसका? असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स। सो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है। असर्शन, poverty cannot be attributed to any single cause or a single set of causes। क्या पॉवर्टी जो है हम किसी एक सिंगल कॉज को एट्रीब्यूट नहीं कर सकते? हम ये नहीं बता सकते सिर्फ एक ही कारण के कारण पॉवर्टी हुआ है। क्या पॉवर्टी के रीजन सिर्फ एक ही होता है क्या? क्या सिंगल रीजन आप बता सकते हो पॉवर्टी का? नहीं। पॉवर्टी एक मल्टी डायमेंशनल है। पॉवर्टी कभी भी सिंगल कॉज से नहीं इफेक्ट हो सकती। कोई सिंगल सेट ऑफ कॉजेज नहीं है पॉवर्टी के। तो यहाँ पर जो लिख रखा है कि पॉवर्टी कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड इन अ सिंगल कॉज और अ सिंगल सेट ऑफ कॉजेज, बिल्कुल सही बात है। पॉवर्टी को हम सिंगल सेट ऑफ कॉजेज में एट्रीब्यूट नहीं कर सकते, उसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो असर्शन तो भैया यहाँ पर ट्रू है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। रीजन की अगर अपन बात करेंगे, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन एंड इज द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ द डाइवर्स इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। क्या पॉवर्टी एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है? बिल्कुल कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है। आपका पॉवर्टी किसी एक चीज पर डिपेंड नहीं होता। पॉवर्टी के बहुत सारे आउटकम्स हैं, बहुत सारे इकोनॉमिक, बहुत सारे नॉन इकोनॉमिक फैक्टर्स से पॉवर्टी आपकी इन्फ्लुएंस हो सकती है। तो रीजन जो दे रखा है, इट इज अ कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन एंड इज द आउटकम ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ डाइवर्स इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक फैक्टर। ये रीजन एकदम सही है, इस रीजन में कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या आप इस रीजन को करेक्ट एक्सप्लेनेशन मानते हैं या नहीं, वो बात मैटर करता है। असर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है। तो पॉवर्टी एक सिंगल कॉज में नहीं होती, क्योंकि पॉवर्टी एक कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन है। तो रीजन हमारा यहाँ पर सेट बैठ रहा है। तो इसका आंसर अपन क्या लिखेंगे? बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन, राइट। तो इस तरीके से आपको असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन करने हैं। फटाफट से अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? स्टेटमेंट क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 क्या बोलता है? इन ऑल द 5 ईयर प्लान्स एंड पॉलिसीज the maximum emphasis has given on poverty alleviation and government has stressed the need for various strategies for the same। क्या हमारे सभी 5 इयर्स प्लान जो आ रहे हैं, उनका मैक्सिमम एम्फेसिस जो है, मैक्सिमम फोकस जो है, क्या वो पॉवर्टी एलिवेशन पर रहा है? क्या गवर्नमेंट ने इनके लिए स्ट्रेटजीज निकालने के लिए ही ज्यादा स्ट्रेस लिया है? तो ये स्टेटमेंट तो बहुत ट्रू है, एकदम सही है। सभी पॉवर्टी, सभी 5 ईयर प्लान्स के अंदर पॉवर्टी एलिवेशन कहीं ना कहीं उनका मेन ऑब्जेक्टिव रहा है। कहीं ना कहीं सरकार का ये मेन एम हर प्लान में रहता है कि वो देश के अंदर पॉवर्टी को कम करे, क्योंकि पॉवर्टी प्रॉब्लम कोई बहुत आसान प्रॉब्लम नहीं है एक देश के अंदर, स्पेशली डेवलपिंग नेशन लाइक इंडिया, राइट। पॉवर्टी एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। तो वो किसी एक प्लान के अंदर तो सेटअप हो नहीं सकती कि भैया हम एक प्लान के अंदर पॉवर्टी के बारे में बता दें, अब अगले में जरूरत नहीं है। इतना हल्के में तो अपन इस प्रॉब्लम को ले नहीं सकते, बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है इंडिया के अंदर। तो हर 5 ईयर प्लान का लगभग हर कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव तो पॉवर्टी एलिवेशन रहता ही है। तो स्टेटमेंट 1 इज ट्रू, नो डाउट इन दैट, राइट। स्टेटमेंट सेकंड की अगर बात करें, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड 5 ईयर प्लान्स हैव always stated social justice as the primary objective of the development strategies of the government। क्या हमारा जो भारत का संविधान है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है और 5 ईयर प्लान है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव या मेन प्राइमरी ऑब्जेक्टिव की अगर बात करें, तो क्या वो सोशल जस्टिस रहा है? सोशल जस्टिस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर आपकी अगर गवर्नमेंट के पर्पज से देखें, अगर किसी भी देश के अंदर डेवलपमेंट चाहिए तो सोशल जस्टिस वहां पर प्रिवेल होना चाहिए। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और 5 ईयर प्लान दोनों का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव सोशल जस्टिस था, इसमें कोई डाउट नहीं है। सोशल जस्टिस ही उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव था। तो स्टेटमेंट टू भी आपका ट्रू है। तो अगर अपन इसका आंसर देखेंगे तो स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 बोथ आर ट्रू। तो इसका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, ऑप्शन नंबर ए, राइट। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है। 25 देखिए क्या कहता है। स्टेटमेंट 1, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम आर इंपॉर्टेंट इन द पॉवर्टी एलिवेशन इन इंडिया। बिल्कुल, पॉवर्टी एलिवेशन में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम तो बहुत इंपॉर्टेंट रखते हैं भैया, क्योंकि जब तक एम्प्लॉयमेंट लोगों को नहीं मिलेगा तो पॉवर्टी दूर कैसे होगी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स तो बहुत नेसेसरी हैं। तो स्टेटमेंट 1 तो भैया एकदम ट्रू है, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। रोजगार मिलेगा तभी तो गरीबी से बाहर निकलेंगे ना। स्टेटमेंट 2 की तरफ देखते हैं। माइग्रेशन ऑफ रूरल एरियाज टू अर्बन एरियाज क्रिएट अनड्यू बर्डन ऑन दी अर्बन एरियाज। क्या जो रूरल एरियाज से अर्बन एरियाज में इन सर्च ऑफ जॉब्स लोग जाते हैं, तो क्या ये अर्बन एरियाज के बर्डन को बढ़ा देते हैं?
बिल्कुल बढ़ा देते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है भैया। अगर आप रूरल एरिया से सभी लोग अर्बन एरियाज़ की तरफ आएँगे, तो अर्बन एरियाज़ के अंदर प्रेशर तो बढ़ेगा ना। अर्बन एरिया के अनड्यू बर्डन आ जाएगा, उन पे बहुत सारे लोग आ जाएँगे, उनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, ठीक है? तो ये भी बात सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट ट्रू सेकंड भी ट्रू है। तो अगर इसका अपन आंसर देंगे, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, राइट? चलिए, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 हमारा क्या कहता है? assertion रीजन क्वेश्चन है। assertion बोल रहा है इनकम इज नॉट कंसिडर एज द क्राइटेरिया व्हाइल डिटरमाइनिंग द पॉवर्टी लाइन। क्या पॉवर्टी लाइन डिसाइड करते वक्त इनकम एक क्राइटेरिया नहीं रहता? बिल्कुल नहीं रहता साहब। अभी अपन ने एमपीसी मेथड देखा, कैलोरी बेस्ड मेथड देखा, सब में ही जो है वो कैलोरीज और मॉनेटरी टर्म्स में डिसाइड हो रहा है। इनकम की तो कहीं बात ही नहीं हुई, है ना? तो पॉवर्टी लाइन कभी भी इनकम के बेस को लेकर नहीं डिसाइड होती, ध्यान रखना। तो असर्शन तो एकदम सही है, इनकम इज नॉट कंसिडर्ड, राइट? तो असर्शन तो ट्रू है हमारा भैया। रीजन देख लेते हैं क्या बोला है। डाटा ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इज नॉट अवेलेबल। क्या हमारे पास में जो इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन का जो डाटा है, क्या वो अवेलेबल नहीं है? बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, और अवेलेबल है तो एग्जैक्ट वैल्यूज में नहीं है। एग्जैक्ट अपन ऐसा डाटा नहीं है जिनके अपन अपन जो है विश्वास कर सके और उस बेसिस पर अपन पॉवर्टी लाइन अपन डिफाइन कर सके। तो बिल्कुल रीजन भी अपने आप में एकदम सही है, रीजन में भी कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास में डाटा जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो अगर अपन देखें तो असर्शन का ये परफेक्ट रीजन बन रहा है कि नहीं बन रहा? बिल्कुल बन रहा है, क्योंकि इनकम इसीलिए कंसिडर नहीं किया जाता क्राइटेरिया, क्योंकि इनकम का जो डाटा है वो हमारे पास में अवेलेबल नहीं। तो यहाँ पर जब अपन ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर ए will be the correct answer. Both assertion and reason are true, and reason is correct explanation of the assertion. Right? Next question. Question number 27. Question number 27 क्या बोलता है देखो। क्वेश्चन नंबर 27 में assertion क्या दे रखा है? assertion addressing the problem of poverty through self employment scheme is the most effective mean of poverty alleviation। क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स को ज्यादा एड्रेस करने से हमारे पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम ज्यादा इफेक्टिव हो जाएंगे? बिल्कुल इफेक्टिव हो जाएंगे। देखिए, आप जितना ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पर फोकस करेंगे, जितना ज्यादा सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज बढ़ाएंगे, उतना ज्यादा आपकी इंडस्ट्री स्टैब्लिश होंगी, उतने ज्यादा लोग बिजनेस करेंगे, उतने ज्यादा लोग सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे। वो सेल्फ एम्प्लॉयड होंगे तो वो आगे भी दो जनों को और एम्प्लॉयमेंट देंगे, तभी जाकर अपना रियल इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकता है। तो बिल्कुल ये बात सही है कि जब भी अपन पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स की बात करेंगे, तो वहां पर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जो है वो हमेशा प्रायोरिटी पर रहेगा। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है वो ज्यादा इफेक्टिव रहती है एज कम्पेयर टू दी वेज एम्प्लॉयमेंट, राइट? रीजन की अगर अपन बात करें तो असर्शन तो हमें यहाँ पे पता चल गया, असर्शन हमारा एकदम ट्रू है, असर्शन एकदम करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजन की अगर अपन बात करें, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम improves the rate of participation and also empowers the poor। क्या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो हमारे पास में है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है, क्या हमारे रेट ऑफ पार्टिसिपेशन को इम्प्रूव करती है? और क्या वो पुअर को एम्पावर करती है? बिल्कुल करती है साहब। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम जो है, उससे एक पुअर जो है वो कॉन्फिडेंट होता है, वो रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ती है, वो मेन स्ट्रीम के अंदर आता है, वो खुद एक अच्छे लेवल का आगे डेवलपमेंट पा सकता है। तो रीजन भी हमारा एकदम सही है, और इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी साफ साफ हमें दिखाई दे रहा है। क्योंकि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इफेक्टिव क्यों है? क्योंकि यहाँ पर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन बढ़ता है और हमारा पुअर एम्पावर होता है, राइट? तो इसका आंसर की अपन जब बात करेंगे तो आंसर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द assertion, राइट? चलिए क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 में सबसे पहले आप देखेंगे कि assertion क्या कहता है। अंडर मिड डे मील स्कीम फ्री लंच इज सप्लाइड टू द चिल्ड्रंस इन ऑल क्लासेस इन गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स एंड अदर स्कूल्स। क्या मिड डे मील स्कीम जो लेकर आए थे न्यूट्रिशन लेवल्स को डेवलप करने के लिए, न्यूट्रिशन लेवल को इंप्रूव करने के लिए, क्या उसके अंदर फ्री लंच सप्लाई होता था चिल्ड्रंस को गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर या अदर स्कूल्स के अंदर जो गवर्नमेंट एडेड है? बिल्कुल बात सही है। मिड डे मील स्कीम के अंदर यही होता था, गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर जो है फ्री फूड उनको प्रोवाइड किया जाता ताकि रेट ऑफ एनरोलमेंट वगैरह इंक्रीज हो सके। रीजन क्या दे रखा है? अंडर मनरेगा एम्प्लॉयमेंट इज ऑफर्ड फॉर द मिनिमम पीरियड ऑफ 100 डेज। क्या मनरेगा के अंदर जो आपका एम्प्लॉयमेंट मिलता था, क्या वो 100 डेज का मिलता था? बिल्कुल 100 डेज का मिलता था, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। ये तो बहुत ही फेमस स्कीम है, ठीक है? मनरेगा में तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता था। तो रीजन भी करेक्ट है। पर आप यहाँ पर देखें, ऊपर बात हो रही है मिड डे मील स्कीम की, नीचे बात हो रही है मनरेगा की, कोई आपस में इन दोनों का लिंक नहीं रख रहा। पर असर्शन अपने आप में सही है, रीजन अपने आप में सही है। बट जब अपन करेक्ट एक्सप्लेनेशन की बात करें, क्या क्या रीजन असर्शन का ही एक्सप्लेनेशन है, तो वहां पर अपने आप को डाउट है।
और अपन का आंसर जो होगा वो ये होगा कि असर्शन और रीजन दोनों सही तो हैं, पर रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। रीजन वो रीजन नहीं बता रहा है जो असर्शन के अंदर लिख रखा है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बोथ assertion and reason are true and reason is the not correct explanation of the assertion. Right? Are you getting? आप मुझे लग रहा है कि आप लोगों को assertion और reason मैंने इसीलिए ज्यादा क्वेश्चन डाले हैं ताकि आप लोग थोड़ा सा अवेयर हो जाएं किस तरीके से assertion और reason के अंदर आपका माइंड सेटअप रहेगा, किस तरीके से आप अपने आउटलुक रखेंगे assertion और reason को सॉल्व करते वक्त, क्योंकि यही इस टाइप के क्वेश्चन है जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होंगे। राइट? तो इसीलिए मैंने इस पे ज्यादा क्वेश्चंस डाले हैं और उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग इसको समझ रहे हैं, इसकी ट्रिक देख रहे हैं कि किस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 29 assertion है मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर हेल्प्स टू एलिवेट पॉवर्टी थ्रू ट्रिकल डाउन इफेक्ट। हमारा जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट था वो तो ग्रोथ ओरिएंटेड के अंदर था ना भैया, तो मिनिमम नीड्स रिक्वायरमेंट को मीटअप करने की तो बात आती ही नहीं है ट्रिकल डाउन इफेक्ट में। राइट? तो assertion तो ये बोल रहा है कि मीटिंग मिनिमम नीड्स ऑफ द पुअर हेल्प्स टू एलिवेट पॉवर्टी थ्रू ट्रिकल डाउन इफेक्ट। क्या ट्रिकल डाउन इफेक्ट के अंदर मिनिमम नीड्स को मीटअप करना था क्या? बिल्कुल मीटअप नहीं करना था। ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो ग्रोथ ओरिएंटेड के अंदर आया था, और मीटिंग मिनिमम नीड्स एक अलग कॉन्सेप्ट है। तो assertion यहाँ पर हमारा फॉल्स है, कोई इसमें शक नहीं है। रीजन देख लेते हैं। Meeting minimum needs of the poor as an approach to combat poverty focuses on meeting of the basic requirements of the poor। क्या मीटिंग मिनिमम नीड्स का मतलब यही तो होता है? मिनिमम नीड्स को मीटअप करने का मतलब क्या होता है? जो हमें बेसिक रिक्वायरमेंट चाहिए, जो एक ह्यूमन बीइंग को जीने के लिए बेसिक रिक्वायरमेंट्स चाहिए, उसी को तो मीटअप करना ही मिनिमम नीड्स का मीटअप कहलाता है। तो रीजन जो है वो यहाँ पर करेक्ट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिनिमम नीड्स मीटअप करने का मतलब यही होता है कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाएं, एक आदमी की बेसिक रिक्वायरमेंट फुलफिल हो जाए जिससे कि वो आसान लाइफ जी सके। राइट? तो रीजन यहाँ पर एकदम सही है। पर जब भी अपन असर्शन की बात करेंगे तो असर्शन यहाँ पर फॉल्स है। तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं उसकी तो बात ही नहीं आती, क्योंकि असर्शन खुद अपने आप में ही फॉल्स है, तो उसका रीजन करेक्ट है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर जो आंसर आपका होगा 29 का, तो आंसर क्या दोगे आप? असर्शन इज फॉल्स एंड रीजन इज ट्रू। तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। राइट? लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 स्टेटमेंट 1 ट्रांजिट पुअर कैटेगरी इंक्लूड्स चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर। क्या ट्रांजिट पुअर के अंदर चर्निंग और ओकेजनली दोनों आते हैं क्या भैया? बिल्कुल आते हैं, अपन ने पहले वाले क्वेश्चंस में भी डिस्कस किया था। बिल्कुल ट्रांजिट पुअर के अंदर जो है चर्निंग और ओकेजनली दोनों आते हैं। स्टेटमेंट 2 देख लेते हैं फटाफट से। Chronically poor category includes both always poor and usually poor। ये भी एकदम सही बात है। क्रॉनिक पुअर जो होते हैं वो ज्यादातर पुअर ही रहते हैं, या वो हमेशा पुअर रहते हैं। ऑलवेज पुअर भी क्रॉनिक पुअर का फीचर है और यूजुअली पुअर भी क्रॉनिक पुअर का फीचर है। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 दोनों ही सही है। तो यहाँ पर अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ स्टेटमेंट्स आर ट्रू। राइट? सो अगले क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। The first program aimed at creating self-employment opportunities in urban areas was। ये क्वेश्चन भी अच्छा है। ये क्वेश्चन बोलता है कि ऐसा कौन सा पहला प्रोग्राम था, फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा था जो अर्बन एरियाज के अंदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को जनरेट करने के लिए आया था। ऑप्शंस आर प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, बी स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, सी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, डी प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर जो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना थी जो कि फर्स्ट प्रोग्राम था अर्बन एरियाज में सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने। राइट? क्वेश्चन नंबर 32 द स्कीम एम्ड एट फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू द पुअर इज। ऐसी कौन सी स्कीम थी जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी देती थी पुअर लोगों को? ऑप्शंस देखते हैं फटाफट से। ऑप्शन नंबर ए है पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये तो भैया न्यूट्रिशन लेवल पे बेसिस थी, तो यहाँ पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी की तो बात ही नहीं है, तो ऑप्शन ए तो है नहीं। बी प्रधानमंत्री जनधन योजना, सी उज्ज्वला योजना, डी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो ऐसी कौन सी स्कीम जो फाइनेंशियल सिक्योरिटी को फोकस करती थी? तो जब भी इसका अपन फाइनेंशियल सिक्योरिटी की बात आएगी तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, प्रधानमंत्री जन धन योजना। जन धन योजना आपको पता है 2014 के अंदर सबसे पहले मोदी गवर्नमेंट, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं ऑनरेबल नरेंद्र मोदी जी, वो ये स्कीम लेकर आए थे प्रधानमंत्री जन धन योजना। और इस बेसिस के अंदर फाइनेंशियली उनको स्ट्रॉन्ग करने के लिए, पुअर लोगों को फाइनेंशियल हेल्प देने के लिए ये स्कीम आई थी। तो जनधन योजना is the correct answer. Right? Let's move to the next question. Question number 33. Which poverty is associated with disparity of income and its distribution?
ऐसी कौन सी पॉवर्टी है जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम के डिस्पैरिटी और डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर डिसाइड होती है? क्रॉनिक पॉवर्टी, एब्सोल्यूट पॉवर्टी, रिलेटिव पॉवर्टी, ऑल ऑफ दीज। तो भैया जब भी अपन डिस्पैरिटी ऑफ इनकम की बात करेंगे, जब भी अपन, मैं अगर बोलूं कि राम 500 रुपए कमाता है, श्याम 1000 रुपए कमाता है, इस बेसिस पर आप किसको गरीब मानोगे? इसको। तो ये कैसी हो गई? रिलेटिव पॉवर्टी हो गई। तो ध्यान रखना, रिलेटिव पॉवर्टी एक ऐसी पॉवर्टी होती है जो डिस्पैरिटी ऑफ इनकम और डिस्ट्रीब्यूशन से एसोसिएटेड होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 34 की अगर अपन बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 34 बोल रहा है एब्सोल्यूट पॉवर्टी प्रिवेल्स इन। एब्सोल्यूट पॉवर्टी कहाँ पाई जाती है? ए कम्युनिस्ट कंट्री, बी सोशलिस्ट कंट्रीज, सी डेवलप्ड कंट्रीज, या डी डेवलपिंग कंट्रीज। तो ध्यान रखना, एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो होती है वो बेसिकली डेवलपिंग नेशंस में पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, डेवलपिंग कंट्रीज, जैसे कि इंडिया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट generation program was introduced by merging two schemes, namely प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो बेटा PMEGP ये जो प्रोग्राम था, ये प्रोग्राम किन दो स्कीमों को जोड़कर बनाया गया था? तो आप ध्यान रखें, इसका आंसर होगा REGP प्लस PMRY। ठीक है। PMRY और REGP ये दो ऐसी स्कीम्स हैं, इनको आप जब मर्ज किया था तब आपकी एक नई स्कीम निकली थी जिसका नाम था प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, पॉवर्टी कैन बी डिस्क्राइब्ड एज, पॉवर्टी अपन किसको कह सकते हैं? ए लैक ऑफ फाइनेंस, जब फाइनेंस की कमी हो तो क्या वो पॉवर्टी है? बिल्कुल। ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ सोशल कैपेबिलिटीज, बिल्कुल ये भी एक पॉवर्टी का फीचर है। सी लैक ऑफ फाइनेंस बट असेस टू दी सोशल फैसिलिटीज, ये आंसर सही नहीं है। फाइनेंस की कमी पर हम सोशल फैसिलिटीज अच्छे से असेस कर पा रहे हैं, ये ऑप्शन सही नहीं है। और डी बोथ ए एंड बी, तो बोथ ए एंड बी इज द करेक्ट आंसर। फाइनेंस का लैक होना और सोशल कैपेबिलिटीज का लैक होना जो है पॉवर्टी का डिस्क्रिप्शन माना जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है? Which scheme was launched in 2001 to improve the living condition of slum? 2001 के अंदर ऐसी कौन सी स्कीम थी जो हमारे स्लम एरियाज के अंदर स्लम पीपल के लोगों के लिविंग कंडीशन को इंप्रूव करने के लिए लाई गई थी? ऑप्शन आर प्रधानमंत्री जनधन योजना, वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ग्रामीण आवास योजना, या इंदिरा आवास योजना। तो ध्यान रखिएगा बेटा, 2001 के अंदर जो स्कीम आई थी, जो स्लम में जो लोग रह रहे थे उनकी लिविंग कंडीशंस को सुधारने के लिए, तो वो आपका था वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना। वाल्मीकि अंबेडकर आवास योजना, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इस योजना के तहत जो स्लम एरियाज में पीपल रहते थे, जो बिलो दी पॉवर्टी लाइन थे और जो गरीब लोग थे, उनको एक पक्का हाउस बना कर देते थे, या उनको एक अच्छा हाउस बना कर देते थे ताकि उनकी लिविंग कंडीशंस इंप्रूव हो सके, राइट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 38, क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है देखें। द गवर्नमेंट अप्रोच टू पॉवर्टी रिडक्शन वाज ऑफ हाउ मेनी डायमेंशनल्स? भैया गवर्नमेंट जो पॉवर्टी रिडक्शन के लिए मेथड्स लाई थी वो कितने डायमेंशंस की थे? तो बेसिकली 3 डायमेंशंस के थे। पहला था ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, दूसरा था पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, और मिनिमम नीड रिक्वायरमेंट, मिनिमम नीड्स रिक्वायरमेंट या मिनिमम बेसिक नीड्स रिक्वायरमेंट जो भी अपन कह सकते हैं। तो 3 अप्रोच का था। तो बेसिकली ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 3 डायमेंशनल था, ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोच, मिनिमम नीड्स, एंड पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, राइट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, हाउ इकोनॉमिस्ट आइडेंटिफाई पुअर? इकोनॉमिस्ट के हिसाब से पुअर वो कैसे आइडेंटिफाई करते थे? ए ऑन द बेसिस ऑफ वेल्थ, बी ऑन द बेसिस ऑफ annual income, C on the basis of ownership and occupation of assets, and D none of these। तो इसका आंसर आप ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इकोनॉमिक्स के बेसिस पर वो पुअर किस बेसिस पे डिफाइन करते थे? ओनरशिप के बेसिस पर और ऑक्यूपेशन ऑफ असेट के बेसिस पर। इन दोनों बेसिस पर जो इकोनॉमिस्ट थे वो पुअर को आइडेंटिफाई करते थे। ठीक है, ये अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 40th क्वेश्चन, व्हाट इज द रीजन फॉर क्रॉनिक इंडेप्टनेस अमंग द पुअर? क्रॉनिक इंडेप्टनेस का क्या रीजन हो सकता है? ऑप्शन नंबर ए, पुअर वर्क्स मेनली एज अ लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबरर, ये भी बात सही है। बी, पुअर बोरो मनी फ्रॉम टेंडर्स हु चार्ज हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। सी, पुअर आर हाईली वनरेबल, दे आर नॉट एबल टू नेगोशिएट देयर लीगल वेजेस।
फ्रॉम एम्प्लॉयर्स एंड डी पुअर आर लैंडलेस। तो आप देखेंगे तो इसमें चारों ही ऑप्शन लगभग ठीक लग रहे हैं, पर ऐसे क्वेश्चंस भी आपको बोर्ड के अंदर मिलेंगे जिनके अंदर आपको चारों ऑप्शंस में कुछ ना कुछ सही लग रहा है, बट आपको उसके अंदर एग्जैक्ट आंसर निकालना है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर, क्योंकि पुअर लोगों की स्टेट तो वो हाईली वनरेबल थी और वो उनके लीगल वेजेस को नेगोशिएट नहीं कर पा रहे थे एम्प्लॉयर से और उनको एक्सप्लॉइट किया जा रहा था। इसी कारण वो क्रॉनिक इंडेंटनेस के अंदर आ रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इज द परफेक्ट आंसर। हालांकि ए बी और डी के अंदर भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, बट आपको मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर की जब भी अपन बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर सी विल बी कंसिडर्ड एज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the causes of relative poverty? रिलेटिव पॉवर्टी का क्या कॉज है? अनएम्प्लॉयमेंट, चाइल्ड लेबर, इलिटरेसी या इनइक्वेशन ऑफ इनकम? देखिए, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम की बात करें तो अभी अपन पिछली बार अभी कुछ क्वेश्चंस में पढ़कर आए थे कि रिलेटिव पॉवर्टी किससे एसोसिएटेड है। तो उसके अंदर अपन ने पढ़ा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड इनइक्वेशन ऑफ इनकम। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। रिलेटिव पॉवर्टी की जब भी बात आएगी, रिलेटिव पॉवर्टी की जब भी बात आएगी तो अपन इनकम के बेसिस पर उसको देखते हैं। तो रिलेटिव पॉवर्टी का कॉज जो होता है वो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम या इनइक्वेशन ऑफ इनकम बोला जा सकता है, राइट। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, which scheme was started in 1993 create self employment opportunity for educated unemployed youth in rural areas and small town? देखिए, 1993 के अंदर ऐसी कौन सी स्कीम आई थी जो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करती थी रूरल एरियाज के अंदर और स्मॉल टाउन के अंदर? ऑप्शंस अगर देखें, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, बी रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, सी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, डी स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। तो अगर अपन देखेंगे 1993 के अंदर ऐसी कौन सी स्कीम स्टार्ट हुई थी, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना। देखिए, प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एक ऐसी योजना थी जो 1993 में बेसिकली आई इसीलिए थी ताकि वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर पाए रूरल एरियाज के अंदर, और एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ जो थे, ऐसे युवा लोग जो एजुकेटेड होने के बाद में भी बेरोजगार थे, उनको बेसिकली मोटिवेट करने के लिए स्कीम आया था जिनका नाम था प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, who advocated that India would be a truly independent only when the poorest of its people become free of human suffering? ए दादाभाई नौरोजी, बी जवाहरलाल नेहरू, सी महात्मा गांधी, डी इंदिरा गांधी। देखिए, इस तरीके के कोट टाइप के क्वेश्चंस भी काफी पूछे जा सकते हैं पेपर के अंदर, हालांकि कम चांसेस है, बट फिर भी आप इन कुछ कोट्स को ध्यान में रख के जाएं। ये एनसीईआरटी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सी योर फर्स्ट टर्म इज एमसीक्यू, राइट। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इस फर्स्ट पेपर के अंदर बेसिकली पहला सीबीएसई का पेपर है जो एमसीक्यू बेस्ड हो रहा है, राइट। सो वी आर वेरी अनसर्टेन अबाउट द क्वेश्चंस, वी आर वेरी अनसर्टेन अबाउट द पैटर्न ऑफ दैट। सो बेसिकली वी हैव टू स्टिक टू द बेसिक्स, और बेसिक्स हमारा क्या कहता है कि हम एनसीईआरटी पर स्टिक रहें। तो कुछ क्वेश्चंस अपने को एनसीईआरटीज में भी देखने पड़ेंगे, तो उसी में से ये क्वेश्चन मैंने कोट करके डाला है कि हु एडवोकेट दैट इंडिया वुड बी द ट्रूली इंडिपेंडेंट ओनली व्हेन द पुअरेस्ट ऑफ इट्स पीपल बिकम फ्री फ्रॉम ह्यूमन सफरिंग। तो ये ध्यान रखना, ये कोट जो था वो जवाहरलाल नेहरू ने हमारे दिया था। हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं जवाहरलाल नेहरू जी, उनका ही ये एक स्टेटमेंट, राइट। तो बी इज द करेक्ट आंसर। Next, question number 44. Who said that no society can surely be flourishing and happy of which the far greater part of the members are poor and miserable? ये स्टेटमेंट किसके द्वारा दिया गया था? दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, एडम स्मिथ एंड इंदिरा गांधी। तो ध्यान रखिएगा भाई, एडम स्मिथ के द्वारा दिया गया था। एडम स्मिथ बहुत ही फेमस हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स जिनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, एडम स्मिथ ने ये स्टेटमेंट दिया था। तो इस चीज को आपको याद रखना पड़ेगा, बेसिकली मैंने इसीलिए ये क्वेश्चन डाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रूरल पुअर? रूरल पुअर के अंदर कौन कौन आता है भैया? ऑप्शंस देखें, पुश कार्ट वेंडर्स, स्ट्रीट वेंडर्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो भैया देखो, रूरल पीपल के अंदर तो पुश कार्ट वेंडर भी आता है और स्ट्रीट वेंडर भी आता है, तो इसका अगर आंसर अगर देखेंगे तो बोथ ए एंड बी विल बी दी आंसर। रूरल पुअर के अंदर पुश कार्ट वेंडर्स आते हैं, स्ट्रीट वेंडर्स आते हैं, और अगर अपन कुछ और बात करें तो रैग पिकर्स भी इसके अंदर इसका एक एग्जाम्पल है। रैग पिकर्स भी इसका एक एग्जांपल है। एक एग्जांपल इसका वुमेन्स हु स्ट्रिंग फ्लावर्स, वुमेन्स हु स्ट्रिंग फ्लावर्स, ये भी एक इसका एग्जांपल है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो रूरल पुअर के अंदर आते हैं, राइट। तो ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी विल बी द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 46, हु कैरेक्टराइज्ड पॉवर्टी एज पावरलेसनेस एंड लैक ऑफ रिप्रेजेंटेशन? ये किसने बोला था भैया? ये भी कोट ध्यान रखना,
शाहीन रफी खान एंड दमियन किलन, प्रोफेसर एडम स्मिथ, प्रोफेसर मार्शल, नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। ये आप लोगों को ध्यान रखना है कि ये स्टेटमेंट या ये करेक्टराइजेशन किसने दिया था? शाहीन रफी खान एंड दमियन किलन। क्वेश्चन नंबर 47, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? इन द 1990s the absolute number of poor in rural areas had declined whereas the number of their urban counterparts increased marginally। क्या ये बात सही है भैया? 1990 के अंदर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर जो थे वो डिक्लाइन हुए हैं, whereas the number of their urban counterparts increased marginally, और अर्बन एरियाज के अंदर बढ़ गए। बात तो बिल्कुल सही है। 1990 के अंदर एब्सोल्यूट नंबर ऑफ पुअर रूरल एरियाज के अंदर थोड़े डिक्लाइन हुए थे और मार्जिनली वो है अर्बन एरियाज के अंदर इंक्रीज हुए थे। स्टेटमेंट 2 की अगर अपन बात करें, तो पॉवर्टी रेशियो डिक्लाइन कंटिन्यूअसली फॉर बोथ अर्बन एंड रूरल एरियाज। क्या पॉवर्टी रेशियो जो था वो रूरल एरियाज और अर्बन एरियाज दोनों के अंदर डिक्लाइन हो रहा था? बिल्कुल डिक्लाइन हो रहा था, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टेटमेंट 1 भी ट्रू है और स्टेटमेंट 2 भी ट्रू है। तो यहाँ पर आपका जो आंसर होगा, यहाँ पर आपका आंसर होगा बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। दोनों ही स्टेटमेंट अपने आप में सही है, इसमें कोई दिक्कत आपको होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कहता है? Who said that this achievement of independence is but a step and opening of opportunity to the great triumphs and achievements that await us, the ending of poverty and the ignorance and disease and equality of opportunity। ये स्टेटमेंट किसने दिया था भैया? तो ये भी ध्यान रखना है, इसको याद ही रखेंगे आप। दादा भाई नौरोजी, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या इंदिरा गांधी? ऑप्शन इज बी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जी हमारे जो थे, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था कि के ये जो भी स्टेटमेंट था अचीवमेंट का, तो ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। ये आपको जस्ट ध्यान रखना है, इसमें आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। जवाहरलाल नेहरू ने 1947 के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली को जब वो एड्रेस कर रहे थे, तो उसके अंदर ये एक स्टेटमेंट डाला था जो आपको ध्यान रखना है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट पॉवर्टी लाइन इन इंडिया इज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। आज जो करंट हमारा चल रहा है पॉवर्टी लाइन का कॉन्सेप्ट, जो एमपीसीई मेथड के तहत चल रहा है, ये किसके रिकमेंडेशन से गवर्नमेंट ने अडॉप्ट किया था? तेंदुलकर कमेटी, रंगाराजन कमेटी, नीति आयोग या नन ऑफ दीज? तो ऑप्शन ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तेंदुलकर कमेटी के ही रिकमेंडेशन से एमपीसीई मेथड आज प्रिवेल कर रहा है, राइट। तो तेंदुलकर कमेटी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी दैट मेक्स द लाइफ ऑफ पुअर लाई इन दी। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो पॉवर्टी के कॉजेज हो सकते हैं? ए सोशल फैक्टर्स, बी इंस्टीट्यूशनल फैक्टर, सी बोथ ऑफ दीज या डी नन ऑफ दीज? आंसर विल बी बोथ ऑफ दीज। सोशल फैक्टर और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर दोनों ही कॉजेज ऑफ पॉवर्टी होते हैं, जो कि एक पुअर के पर्सन की लाइफ को डिफाइन कर सकते हैं, राइट। तो सोशल फैक्टर और इंस्टीट्यूशनल फैक्टर दोनों यहां पर इंक्लूड होंगे, ध्यान रखना। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 51। स्टेटमेंट 1 है, पॉवर्टी इज क्लोजली रिलेटेड टू द अनएम्प्लॉयमेंट। बिल्कुल सही बात है भैया, अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी तो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बेरोजगारी होगी तभी तो गरीबी ज्यादा होगी। तो स्टेटमेंट 1 तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ट्रू है। स्टेटमेंट 2, अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट and the casual and intermittent nature of work in both rural and urban areas that compels indebtedness। क्या अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के वजह से ही रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर इंडेप्टनेस एरियाज डेवलप हो रहे हैं? बिल्कुल डेवलप हो रहे हैं। स्टेटमेंट सेकंड भी एकदम सही है, एकदम ट्रू है। अंडर एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट एक बहुत बड़ा रीजन होता है रूरल और अर्बन एरियाज के अंदर पॉवर्टी के लिए और इनडेप्टनेस के लिए, राइट। तो इसके जब भी अपन आंसर की बात करेंगे, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। बोथ स्टेटमेंट आर ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अर्ज टू ब्रिंग इकोनॉमिक एंड सोशल चेंज under present condition comes from the fact of poverty and inequalities in income, wealth and opportunities. This quote belongs to first 5 year plan, fifth 5 year plan, ninth 5 year plan या थर्ड 5 year plan? भैया ये जो कोट था, ये कौन से 5 year प्लान के अंदर दिया गया था? पहले के अंदर, पांचवे के अंदर, नाइन्थ के अंदर या थर्ड के अंदर? इस चीज को आप, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो है, कुछ अपने को ध्यान रखना है। तो ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। फर्स्ट 5 year प्लान के अंदर ये कोट किया गया था इकोनॉमिकली और सोशल चेंज के बारे में, राइट। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेकंड अप्रोच ऑफ पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम वाज इनिशिएटेड फ्रॉम। जो सेकंड अप्रोच हमारी थी, सेकंड अप्रोच जो थी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम की, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम जो हमारा सेकंड अप्रोच था, वो कौन से प्रोग्राम से इनिशिएट किया गया था? फर्स्ट 5 year प्लान, फिफ्थ 5 year प्लान,
नाइन्थ 5 ईयर प्लान या थर्ड 5 ईयर प्लान? तो ऑप्शन यहां पर ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तीसरे 5 ईयर प्लान के अंदर हमारा एलिवेशन प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट था वो स्टार्ट हुआ, राइट। क्वेश्चन नंबर 54, व्हेन डिड अप्रोच ऑफ मिनिमम बेसिक नीड वाज इनिशिएटेड? जो एक हमारा एक और थर्ड अप्रोच है पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम का, मिनिमम बेसिक नीड्स, ये कब इनिशिएट हुआ था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फिफ्थ 5 ईयर प्लान, नाइन्थ 5 ईयर प्लान या थर्ड 5 ईयर प्लान? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी अपन मिनिमम नीड्स की बात करेंगे तो मिनिमम नीड्स हमारा फिफ्थ 5 ईयर प्लान में इनिशिएट होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखना, मिनिमम नीड्स फिफ्थ 5 ईयर प्लान के अंदर आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 देखें क्या कहता है। असर्शन, पॉवर्टी कैन बी इफेक्टिवली बी इरेडिकेट ओनली व्हेन द पुअर स्टार्ट कंट्रीब्यूटिंग। बिल्कुल। पॉवर्टी को हम कम कैसे कर सकते हैं? पॉवर्टी को कम हम कर सकते हैं, पॉवर्टी को कर सकते हैं थ्रू दी पुअर पर्सन। जब भी पुअर पर्सन जो हैं वो कंट्रीब्यूट करेंगे इकोनॉमिक एक्टिविटीज में, तो ऑटोमेटिकली पॉवर्टी ज्यादा अच्छे से अपन डिक्रीमेंट कर पाएंगे, राइट। रीजन क्या बोलता है इसका देखते हैं। रीजन है, दिस इज पॉसिबल थ्रू द प्रोसेस ऑफ सोशल मोबिलाइजेशन एनकरेजिंग पुअर पीपल टू पार्टिसिपेट एंड गेट देम एम्पावर्ड। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल रीजन एकदम सही है। ये इसी तरीके से हो सकता है जब अपन पुअर पीपल को पार्टिसिपेट करने के लिए एम्पावर करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को एनकरेज करेंगे, उनमें मोबिलाइजेशन, सोशल मोबिलाइजेशन का एक एनकरेजमेंट होगा, तभी जाकर वो ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं वो आपके पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स के अंदर या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स के अंदर आएंगे और पॉवर्टी को कम कर पाएंगे। तो अजर्शन भी ट्रू है, रीजन भी ट्रू है। और अगर अपन एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे तो बिल्कुल एक्सप्लेनेशन भी इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, क्योंकि पॉवर्टी जो है वो इरेडिकेट तभी हो सकती है जब पुअर पीपल उसके अंदर पार्टिसिपेट करें। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बोथ assertion एंड रीजन आर ट्रू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? हु डिफाइंस पॉवर्टी लाइन थ्रू न्यूट्रिशन स्टेटस? न्यूट्रिशन स्टेटस के बेसिस पर हमारी पॉवर्टी लाइन कौन डिसाइड करता है? ऑप्शंस आर यूजीसी, प्लानिंग कमीशन, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस या सीबीएसई। तो ध्यान रखना बेटा, प्लानिंग कमीशन इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। प्लानिंग कमीशन के द्वारा जो है न्यूट्रिशन स्टेटस वाइज हमारी पॉवर्टी लाइन डिसाइड होती है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अप्रोक्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ पीपल लिव्स बिलो पॉवर्टी लाइन इन द ईयर 2012? 2012 के डाटा के अनुसार कितने परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन जो था वो हमारा बिलो पॉवर्टी लाइन था? 45, 22, 33 या 50? तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। 22% लोग जो थे वो हमारे बिलो पॉवर्टी लाइन रहते, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following programs has been restructured as national rural livelihood mission? नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में रीस्ट्रक्चर कर दिया गया है, ऐसा कौन सा प्रोग्राम है जिसको एनआरएलएम में अपन ने रीस्ट्रक्चर कर दिया है? ऑप्शंस देखें, एसजेएसवाई स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, बी मनरेगा, सी प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना एंड डी नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम। तो ऑप्शन यहाँ पर ध्यान रखना, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना ही थी जिसको रीस्ट्रक्चर कर दिया गया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स अकाउंट 70% ऑफ इंडिया टोटल पुअर? ऐसे कौन से राज्य हैं, ऐसे कौन से स्टेट्स हैं जिनके अंदर हमारे 70% पुअर लोग वहीं से आते हैं? ऑप्शंस, यूपी एंड उड़ीसा, बिहार एंड मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान, बोथ ए एंड बी। आप सभी लोगों को पता है यूपी, उड़ीसा, बिहार एंड एमपी हमारे चार ऐसे राज्य हैं जिनके अंदर हमारे पुअर्टी के 70% लोग यहीं से आते हैं। तो बोथ ऑप्शन ए एंड बी इज द राइट ऑप्शन, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ पॉवर्टी? इनमें से कौन से ऐसे कॉजेज हैं जो पॉवर्टी के हैं? सोशल एक्सक्लूजन, इंडेप्टनेस, अनएम्प्लॉयमेंट या ऑल ऑफ दीज? तो ध्यान रखना भैया, सोशल एक्सक्लूजन भी एक बहुत बड़ा रीजन है पॉवर्टी का, इंडेप्टनेस भी एक बहुत बड़ा रीजन है और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत बड़ा रीजन। तो अगर अपन यहाँ पर करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो स्टूडेंट, दैट इज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करा दिया, और पॉवर्टी चैप्टर में लगभग इन क्वेश्चनों में ही आपके काफी क्वेश्चंस एग्जाम्स में आ सकते हैं। तो अच्छे से इस क्वेश्चन शीट्स को रिवाइज कर लीजिए, इस वीडियो लेक्चर को अच्छे से देख लें, अच्छे से क्वेश्चंस को आप गो थ्रू कर लें, क्योंकि ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों को काम आने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक यू सो मच डियर।